नमस्कार, ज्ञानवेदी के चैनल में मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम इतिहास का जो भाग है बृहत्तर भारत, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि बृहत्तर भारत क्या है। भारतीय प्राचीन जो इतिहास है, भारत का जो प्राचीन इतिहास हम इसकी बात करें तो इसका एक रोचक पक्ष है। वो पक्ष ये है कि भारत की सीमाओं से परे, यानी जो हमारा देश है भारत, उसकी सीमाओं से परे जो देश हैं, उन देशों में हमारी भारतीय संस्कृति और जो साहित्य है, ज्ञान विज्ञान, उनका जो उल्लेख मिलता है, उनकी जो संस्कृति में हमारी संस्कृति की जो झलक मिलती है, जिनका स्वरूप हमें आज भी दिखाई देता है, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारी संस्कृति को उन्होंने अपनाया। तो ये धीरे धीरे बृहत्तर भारत के रूप में ये जाना गया। भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति जो है विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति रही है। प्राचीन भारत की मैं बात करूं तो सम्राट हर्षकालीन, यानी हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो विस्तार है, हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार है, विस्तार है, ये बाहर विदेशी जो देशों में कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात करें तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति जैसे सम्राट हर्षवर्धन था, सम्राट हर्षवर्धन के काल तक हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ज्ञान विज्ञान साहित्य कला, उन क्षेत्रों में हमेशा ही क्या रही है, संपूर्ण विश्व में सबसे आगे रही है। इस कारण क्या कहलाता था, प्राचीन भारत में हमारा देश जो था भारत, वो क्या कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था। ये कई बार पूछते हैं विश्व गुरु, क्योंकि भारत की बात करें तो भारत सभ्यता संस्कृति साहित्य ज्ञान विज्ञान सभी क्षेत्रों में क्या था, प्राचीन भारत संपूर्ण विश्व से आगे था। इसलिए भारत के प्राचीन भारत को क्या कहा जाता था, प्राचीन भारत विश्व गुरु भी कहलाता था। प्राचीन भारत में सबसे बड़ी एक विशेषता ये भी रही कि प्राचीन भारत में जो है ना शिक्षा के केंद्र थे, वो बहुत बड़े शिक्षा के केंद्र थे। बड़े शिक्षा की मैं बात करूँ, बड़े शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे, तो इसमें आपके देखो शिक्षा के बड़े केंद्र प्राचीन भारत के समय, शिक्षा के प्रमुख केंद्र की बात करूं तो सबसे पहले नाम आता है नालंदा विश्वविद्यालय, जो बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, इसका भी हम अध्ययन करेंगे बाद में। दूसरा आपका आता है तक्षशिला विश्वविद्यालय, और आपका एक है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये शिक्षा के जो प्राचीन भारत में थे, विश्व में शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र थे, नालंदा तक्षशिला और विक्रमशिला केंद्र। इन जो शिक्षा के जो प्रमुख क्षेत्र थे, उनमें भारत के अलावा तो यहाँ पर जो विद्यार्थी आते थे, सिर्फ इन विश्वविद्यालयों में भारत के विद्यार्थी अध्ययन नहीं करते थे। इन विश्वविद्यालयों में भारत के अलावा मैं बात करूँ तो चीन, जापान, श्रीलंका, तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया आदि देशों से क्या करते थे, यहाँ विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे। यानी ये उस समय प्राचीन भारत में हमारा शिक्षा का केंद्र बहुत ही उन्नत अवस्था में था, जिसमें बड़े बड़े केंद्र थे हमारी शिक्षा के। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके आज भी हमें अवशेष मिलते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इन विश्वविद्यालयों में सिर्फ भारत के विद्यार्थी ही नहीं आते थे, भारत के अलावा भी चीन, तिब्बत, श्रीलंका, मंगोलिया, जापान, कोरिया, इनके देशों से भी क्या करते थे, विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने के लिए आते थे। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो इसी के शिक्षा के प्रमुख केंद्र के कारण और साहित्य ज्ञान विज्ञान की प्रसिद्धि सुनकर जब भारत की प्रसिद्धि हुई, तभी भारत क्या कहलाया, विश्व गुरु कहलाया। इस विश्व गुरु कहलाने के कारण भारत की प्रसिद्धि के बाद कुछ विदेशी यात्री भी यहाँ पर क्या करने आए थे, यहाँ भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए आए थे। कुछ विदेशी यात्री यहाँ पर आए थे, जिसमें मैं कुछ विदेशी यात्री जो प्रमुख हैं, विदेशी यात्री उनके नाम एक आए थे, हेन स्वांग, फाइयान, इत्सेन, ये प्रमुख कुछ चीनी यात्री भी यहाँ पर आए थे। विदेशी यात्री जो भारत की प्रसिद्धि सुनकर क्या किया था, उन्होंने भारत की यात्रा की। उन्होंने यहाँ पर क्या किया, भारतीय संस्कृति ज्ञान विज्ञान का गहन अध्ययन, यहाँ पर आकर उन्होंने गहन अध्ययन किया और उन्होंने
गहन अध्ययन करने के बाद जब वे वापस अपने देश में गए तो उन्होंने अपनी जो भारतीय संस्कृति है, उनकी संस्कृति है, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान को क्या किया, वो अपने साथ लेकर गए और वहाँ पर अपने जितने भी ग्रंथ थे, भारतीय जो ग्रंथ थे, उनका उन्होंने अपनी भाषा में क्या किया, उन्होंने अनुवाद करवाया था। यानी जितने भी विदेशी यात्री आए थे उन भारतीय संस्कृति के उन्होंने काफ़ी प्रचार किया, जिनमें हेंसवांग, फाहियान और ईत सिंह थे। उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति के जो बहुत सारे ग्रंथ थे अपनी अपनी भाषाओं में जाकर उनका उन्होंने अध्ययन करवाया, अनुवाद किया। इस तरह हमारी भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक, आगे हम देखते हैं भारतीय संस्कृति के बारे में। उद्योग और व्यापार कैसा था? भारतीय संस्कृति का उद्योग और व्यापार की बात करें, प्राचीन भारत का हमारा उद्योग और व्यापार कैसा था? उद्योग में व्यापार, प्राचीन भारतीय उद्योग और व्यापार की मैं बात करूं तो प्राचीन भारतीय उद्योग और व्यापार भी काफ़ी उन्नत अवस्था में थे, यानी अपनी चरम सीमा पर थे। भारत में जो बनी वस्तुएं उनकी विदेशों में क्या थी, भारी मांग थी। यानी भारत में जो भी वस्तुएं बनाई जाती थी उनकी विदेशों में बहुत भारी मांग थी। जितने भी भारत की मैं वस्तुओं की बात, कुछ जो वस्तुएं बात करूँ तो इसमें जरी के वस्त्र, आपकी मलमल, आपके ये लोहा इस्पात, ये छीट, आपके गरम मसाले, इन चीज़ों का क्या कहता, विदेशों में इन चीज़ों की बहुत जो बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था इनकी, क्योंकि विदेशों में जो भारत की जो बनी वस्तुएं थी उनमें भारी मांग थी, जिसके कारण विदेशों में इनका भारी मात्रा में निर्यात किया जाता था। और ये जो निर्यात होता था वह दो मार्गों से होता था। एक तो जो है समुद्री मार्ग से होता था, एक तो जमीन के जरिए, यानी एक दूसरे के जो नज़दीक देश है वहाँ, और दूसरा था आपका समुद्र के रास्ते से। इन दोनों देशों जो है रास्तों से क्या होता था, ये विदेशों में इनका निर्यात किया जाता था। विदेशों में सबसे पहले निर्यात की बात करें तो जो द्वीप समूह है, जो द्वीपीय देश हैं, जावा है, सुमात्रा है, ये दक्षिण एशियाई देश हैं। ये दक्षिण एशियाई देश हैं। इन देशों के बाद आगे इन देशों में आगे जाने के बाद ये क्या करते थे, विदेशी जो आगे जो उनसे परे जो देश है वहाँ पर क्या किया करता था, हमारे उद्योग और धंधे, उनका व्यापार चलता था। और हमारे कुछ जो व्यापारी थे वो भी क्या करते थे, अपने व्यापार के लिए क्या करते थे, एक देश से दूसरे देश की यात्राएं करते थे। कुछ व्यापारियों ने तो क्या किया, हमारे वहाँ पर अपनी कुछ बस्तियाँ भी बसा ली और वहाँ जो रहने के बाद अपनी जो भारतीय संस्कृति थी उसको वहाँ पर पल्लवित किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्राचीन भारत का जो उद्योग है, व्यापार है, हमारी संस्कृति है, वो काफ़ी पल्लवित हुई। इसके लिए हम बात करें तो प्राचीन भारतीय संस्कृति के लिए हमने कोई भी राजनीतिक, धार्मिक और किसी भी जो है उस ताकत का प्रयोग नहीं किया था। ये सबसे बड़ी विचारणीय बात है भारतीय संस्कृति की, क्योंकि भारत ने कभी भी किसी देश को क्या है उपनिवेश नहीं बनाया था। उन्होंने अपने ज्ञान और संस्कृति और ज्ञान की ताकत के प्रभाव से ही अपना विदेशों में अपना प्रभाव जमाया था। क्योंकि किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी विचारणीय बात, ध्यान देना आप इस बात पे, कि भारत की जो संस्कृति है उन्होंने कभी भी किसी के ऊपर ताकत का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि इसके लिए भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति और ज्ञान, बस यही हमारे पास जो पोषक तत्व थे, उन्हीं के कारण हमारी आज भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार आज भी हमें इन जो देश में देखने को मिलता है। अब हम प्राचीन भारत की बात करें, उद्योग व्यापार के बाद अब आते हैं हम प्राचीन भारत के धर्म की बात करते हैं। प्राचीन भारत में धर्म कैसा था? बृहत्तर भारत में चल रहे हैं तो बृहत्तर भारत जो भारत की सीमाओं से परे देशों की बात कर रहे हैं, तो जैसे कंबोज है, ये जो बाली है, जावा है, सुमात्रा, जो दक्षिण एशियाई देश उनमें क्या है, उनमें भी ये बौद्ध धर्म, यहाँ से हमारे जो प्रचारक यहाँ से धर्म के लिए प्रचार के लिए गए थे। तो इन देशों में क्या है, एक तो बौद्ध धर्म भी प्रधान था और हमारे हिंदू धर्म के जो देवी देवताएं हैं जैसे शिव है, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इनकी क्या की जाती थी, इनकी भी पूजा की जाती थी। ये धर्म
व्याप्त है। धर्म की बात करें तो आज भी ये भारतीय संस्कृति के ये मिलते जुलते धर्म यहाँ पर, जैसे बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म आज भी वहाँ पर विद्यमान है। अगला मैं इसकी बात करूँ समाज की, तो प्राचीन भारत का समाज कैसा था। प्राचीन भारत के मैं समाज की बात करूँ तो प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था देखें तो प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था की तरह ही क्या है, वहाँ पर भी उनकी ही वर्ण व्यवस्था मिलती जुलती है। जैसे प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था जिस प्रकार की मौजूद थी, उसी समय उत्तर भारत में भी क्या थे, उन्होंने अपनी वर्ण व्यवस्था को अपनाया था। जैसे उदाहरण के तौर पे दूँ तो भारत में जैसे प्रथा नहीं थी, तो यहाँ पर भी क्या किया करता थे, प्रथा नहीं, उन्होंने नहीं लागू की। दूसरी बात, यहाँ के जो विवाह से संबंधित जो संस्कार यहाँ पर हमारे यहाँ जो मौजूद थे, वो भी उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति के मिलते जुलते संस्कार यहाँ उन्होंने अपनाए थे। अब हम वहाँ की धर्म, समाज और उसके बाद वहाँ के कौन कौन से जो मंदिर हैं, वहाँ के जो आज भी जो हमारी भारतीय संस्कृति से मिलते जुलते मंदिर हैं, तो बहुत सारे मंदिर हैं विदेशों में जो भारतीय संस्कृति के पोषक है, यहाँ उनकी झलक आज भी उनमें मंदिरों में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। वो कौन कौन से मंदिर हैं, देख सबसे पहले मैं बात करूँ तो एक तो जावा का नाम आता है। जावा एक देश का नाम है। उस जावा का देश में जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो आज भी क्या है अपनी भारतीय संस्कृति के मिलते जुलते, इसका सबसे जो प्रमुख मंदिर है, एक तो है ये आपका बोरोबुद्दर मंदिर है। ये जावा का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। वास्तुशिल्प में इसकी पूरी की पूरी, यदि हम इस मंदिर को देखें तो इसकी झलक किसमें मिलती है, ये पूरी की पूरी ये हमारे भारतीय संस्कृति के जो मंदिर हैं उनसे मिलती जुलती है। बोरोबुद्दर मंदिर है, ये भारतीय वास्तुशिल्प कला का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें मंदिर की बात करूं तो ये किस सदी में बनाई है, 750 से 850 ये जो ईस्वी इनके इसके बीच ये बनाया गया था। ये मंदिर जो जावा में बनाया गया है, ये मंदिर ये 9 मंजिला मंदिर है। ये 9 मंजिला मंदिर है। इसमें मंदिर की जो पंक्तियां इसमें कुल हैं वो 11 श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं में लगभग जितनी भी मूर्तियां हैं उनकी संख्या है वो है 1500। यानी ये भारतीय शिल्प कला की बात करें तो जावा में भी ये हमारे भारत देश से परे इसमें बोरोबुद्दर मंदिर इसकी विशेषता है। ये भारतीय वास्तुशिल्प से मिलती जुलता है। ये 750 से 850 ईस्वी के बीच में बनाया गया है। अगला जावा का दूसरे मंदिर की मैं बात करूं तो जावा का दूसरा मंदिर है प्रबंधन की घाटी में। जावा का ये एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो है आपका लारो जंगरम। दूसरा मंदिर जावा का है ये लारो जंगरम मंदिर। इस मंदिर की मैं बात करूं तो इसमें मुख्य क्या है, 8 मंदिर हैं। काफी विस्तार रूप में फैला हुआ है ये मंदिर भी। इसमें जो मुख्य मूर्ति है वो भगवान शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इसके उत्तर में विष्णु की मूर्ति और दक्षिण में ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित है। यानी मेन जो मूर्ति जो स्थापित है वो भगवान शिव की मूर्ति यहाँ पर प्रतिष्ठित है। इसके बरामदे में कई जो मूर्तियाँ जो फलक हैं वो हैं, उन फलकों की संख्या है वो 42 है। इन फलकों की बात करें तो इसमें आज भी हमारे जो रामायण शुरू होती है, रामायण हम जो हमारी भारतीय संस्कृति का जो महाकाव्य रामायण, उसके आरंभ से लेकर जहाँ भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया था वहाँ तक का, वहाँ पर पूरा का पूरा उसका वर्णन है। वहाँ पर जो बरामदे में लिखे जो फलक हैं उन पर आज भी हमें देखने को मिलता है। अगला हम पढ़ेंगे दूसरा मंदिर है जो भारतीय संस्कृति के जो वास्तुशिल्प की जो झलक उसमें देखने को मिलती है, वो है आपका कम्बुज। कम्बुज जिसका वर्तमान हम नाम कह सकते हैं कम्बुज, पहले कंबोडिया। कम्बुज में है ये अंगकोर नामक एक स्थान है, वहाँ पर एक मंदिर है अंगकोर वाट मंदिर। ये कई बार पूछा जाता है अंगकोर वाट मंदिर आपके आता भी है कि अंगकोर वाट मंदिर। ये वास्तुशिल्प भारतीय वास्तुशिल्प का सबसे सुंदरतम ये नमूना है ये अंगकोर वाट का मंदिर। ये मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये पूरा का पूरा मंदिर है
ये काफ़ी जो बड़ी जो एरिया में काफ़ी जो श्रृंखला में ये फैला हुआ है, बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। और ये मंदिर में इस भगवान विष्णु की जो जो मूर्ति है यहाँ पर ये प्रतिष्ठित है। ये विष्णु मंदिर है, भगवान विष्णु का प्रतिष्ठित ये मंदिर है। इस मंदिर की इसकी विशालता का अनुमान हम इसकी लंबाई और चौड़ाई से भी लगा सकते हैं कि इसकी कितनी लंबाई है और इसकी कितनी चौड़ाई है। देखो, 4 दीवारी से बाहर इसकी लंबाई की मैं बात करूँ तो 650 फीट चौड़ी है और 36 फीट चौड़ा इसका रास्ता है। यानी ये बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में, यानी इसके यहाँ तक पहुँचने के लिए पश्चिम फाटक से, इसकी मैं मंदिर की बात करूँ तो पश्चिम फाटक से इसकी जो सड़क की लंबाई है वो 1560 फीट लंबी है। यानी ये बहुत बड़े क्षेत्र में भगवान विष्णु का जो मंदिर है वो अंगकोर वाट में, अंगकोर में बनाया गया है। ये पंबुज में, यानी भारतीय जो सीमाओं से बाहर जो हम रहते हैं, भारत के जो देशों की बात करें उसमें ये बनाया गया है। एक मंदिर आता है आपका, दूसरा एक और मंदिर है जो भारतीय संस्कृति का पोषक है, वो है आपका आनंद मंदिर। आनंद मंदिर, ये आनंद मंदिर पैगन में बनाया गया है। इस आनंद मंदिर की भी ये विशेषता है कि ये 564 वर्ग चौकोर आंगन में, यानी 564 वर्ग क्षेत्र में ये फैला हुआ है। वर्ग फीट क्षेत्र में ये फैला हुआ है, 564 वर्ग में जो फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ी विशेषता है कि इस प्रकार के मंदिर, यदि हमें जो आनंद मंदिर को देखें तो हमारे जो बंगाल में जो मंदिर बनाए गए, इन बंगाल के मंदिरों से जो मिलते जुलते, यानी उनकी भारतीय संस्कृति की झलक इनमें इस मंदिर में हमें देखने को मिलती है। इसके बारे में एक जो विदेशी जो लेखक थे, उनका नाम है ड्यूरोसाइल। उन्होंने इस मंदिर का बहुत गहन अध्ययन किया था। इस मंदिर के बारे में, आनंद मंदिर के बारे में उन्होंने गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने यही मत निकाला कि आनंद मंदिर निसंदेह, आनंद मंदिर का जो नियोजन और निर्माण इस तरह से किया था तो कि इसको बनाने वाले निसंदेह कौन होंगे? भारतीय होंगे। कौन होंगे? यानी कि उन्होंने इस मंदिर की जो देखे उनके संदर्भ में यही निष्कर्ष निकाला कि इस मंदिर को वास्तव में क्या किया गया है, कि वास्तव में इनके ये भारतीय वास्तुशिल्पों ने ही इसको बनाया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक हमें क्या मिलती है। हमने इतने सारे वर्णित जो बिंदु हैं उनका अध्ययन किया, हमने उद्योग व्यापार के बारे में पढ़ा, भारतीय संस्कृति ज्ञान विज्ञान के बारे में पढ़ा, तो हमें ये मिलता है कि आज भी क्या है, विदेशों में हमारी जो विदेशी जो देश उनमें भी हमारी भारतीय संस्कृति की झलक आज भी हमें देखने को मिलती है। यानी वृत्य भारत है, क्योंकि हमारे भारत का प्राचीन इतिहास का यही सबसे जो रोचक पक्ष रहा है कि भारतीय जो सीमाओं से परे जो देश हैं उनमें भी हमारी भारतीय संस्कृति की झलक आज भी हमें देखने को मिलती है। हमारी भारतीय संस्कृति इसकी पोषक रही है। और सबसे बड़ी विचारणीय बात यहाँ पर ये रही है कि भारत ने कभी भी किसी देश पर, यानी किसी भी देश को अपना उपनिवेश नहीं बनाया और किसी भी देश को उपनिवेश भी नहीं बनाया, और इसके साथ भारत ने कभी भी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक के हिसाब से किसी भी ताकत का यहाँ पर विदेशों में अपना प्रयोग नहीं किया। क्योंकि यहाँ विचार यदि प्रश्न उठता है कि भाई उनके साथ, क्योंकि इन विदेशों के साथ हमारे हजारों साल पहले संबंध बन गए थे, इन देशों के साथ आज संबंध नहीं है, यानी प्राचीन भारत में ही हमारे इनके साथ संबंध थे। तो प्रश्न उठता है कि हमारे इनके साथ संबंध धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध कैसे बने। तो यहाँ पर है कि उन्होंने भारत ने कभी भी राजनीतिक, सांस्कृतिक कभी ताकतों का उपयोग नहीं किया, यानी कभी किसी भी देश को उपनिवेश नहीं बनाया। उन्होंने उपनिवेश नहीं बनाकर सिर्फ अपनी संस्कृति और ज्ञान के बलबूते पर ही अपने जो विदेश में अपना क्या किया था, अपना प्रभाव जमाया था। तो आज हमने देखा भारत का जो ये बृहत्तर भारत है उसके बारे में अध्ययन किया, हमारे भारतीय संस्कृति, ज्ञान और उसका हमने अध्ययन किया, जो हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ी, समाज, धर्म, इनके बारे में अध्ययन किया। बाकी का हम अगला अध्याय में अध्ययन करेंगे।